गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1। क्लास 6 का ये चैप्टर 1 है आपका भोजन के घटक। भोजन के घटक क्या होता है उसको हम समझेंगे और पूरा डिटेल से जो है आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे ताकि नोट्स बना लें, ताकि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन रहेगा उसको मैं ऐसे अंडरलाइन करूंगा और आप लोग उसको लिखिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि बीपीएससी एलपी या कुछ हर चीज में साइंस की जो है क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हम लोग करने वाले हैं भोजन के घटक, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका पूरा लेक्चर करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई जिन्हें हम खाते हैं। खाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थ कहते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था। भिन्न भिन्न व्यंजन यानी अलग अलग प्रकार, जैसे यूपी में कौन सा खाना खाया जाता है, झारखंड में, मतलब हर जगह पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है उसके बारे में। ठीक है, हम लोग आज बढ़िया से पढ़ेंगे इसको। तो व्यंजन के बारे में हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, चपाती का मतलब रोटी होता है। ठीक है, चपाती दाल बैंगन का भरता हो सकता है। तो दूसरे में चावल सांभर, वो दाल की तरह बनता है सांभर, तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अपम मछली सब्जियां हो सकती है। तो इस प्रकार से जो है भोजन का व्यंजन होता है, प्रकार होता है, भोजन का व्यंजन हो सकती है। ठीक है, यहां से हम लोग करेंगे। जैसे देखिए, दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही मट्ठा अचार भी शामिल हो सकता है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिया गया है। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें या नहीं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, कबो कबो कहीं अगर ट्रेन या इत्यादि में सफ़र करते हैं तो हम लोग कई प्रकार के भोजन कर लेते हैं और जिस तरह के भोजन सब लोग नहीं कर पाते हैं, जो कर पाते हैं उन्हीं के लिए। तो ये हमारा व्यंजन का क्या होता है? प्रकार होता है। इस तरह विविध व्यंजन, इस तरह से क्या विविध व्यंजन, जैसे आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, हमारे शरीर को चलने फिरने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जो एक ही प्रकार के अगर भोजन करेंगे तो हमें उस टाइप का एनर्जी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलिए आगे। आगे आपको देखिए एक सारणी दिया गया है। आमतौर पर क्रियाकलाप 1 में आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में क्या होगा वो देखिए। देखिए यहाँ पे व्यंजन का एक सामग्री दिया हुआ है, एक आपका बॉक्स दिया हुआ है जिसमें देखिए लिखा हुआ है क्षेत्र अन्न व्यंजन, दाल मांस का व्यंजन, सब्जियां या अन्न व्यंजन। जैसे पंजाब में मक्के की रोटी ज़्यादा लोग खाते हैं और उसके बाद दाल या मांस या व्यंजन में राजमा का दाल वगैरह ज़्यादा यूज होता है। वहाँ पे सब्जी तो सरसों का साग सबसे ज़्यादा यूज होती है। सरसों का साग पंजाब में सरसों का साग यूज होता है, मक्के की रोटी होती है, दाल मांस में राजमा होता है और अन्य व्यंजन में दही और घी भी ज़्यादा मात्रा में यूज होता है। उसी तरह से एक आंध्र प्रदेश के बारे में भी दिया है। ये एनसीईआरटी में है, जो दिया है वही पढ़िए, बेस्ट रहेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, अभी तो आप लोगों को इजी लग रहा होगा, लेकिन आने वाले हर क्वेश्चन हर चैप्टर में थोड़ा न थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा और इसे ही आप लोग अपना जीवन में ढाल सकते हैं। आंध्र प्रदेश में चावल, अन्य व्यंजन में इसका चावल देखिए, वहाँ पे अन्य व्यंजन तो है ही वहाँ का, लेकिन चावल भी भरपूर मात्रा में वहाँ पे मिलती है। अरहर की दाल यानी रहड़ी का दाल भी मिलता है।
और रसम चाड़ू जिसको हम लोग कहते हैं, ये भी खाने का पदार्थ होता है। उसके बाद कुंदरू, कुंदरू भी है, और सब्जियां में कुंदरी जिसको हम लोग कहते हैं, वो सब्जियां वहाँ पे चलती है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद अन्य व्यंजन में मट्ठा, घी, अचार इत्यादि का भी सेवन किया जाता है। चलिए हम थोड़ा सा बैक चलते हैं यहाँ पे। देखिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से, हम जानते हैं क्या, कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों द्वारा मिलता है। पादपों यानी पेड़ पौधा द्वारा ही मिलता है। भोजन हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, पेड़ पौधा के द्वारा ही न मिलेगा। चलिए आगे हम लोग करेंगे, जो किससे मिलता है, जो पादपों या जंतु से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री की संगठन क्या है, इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम लोग कहते हैं पोषक। जो हमारे लिए उपयोगी होता है, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है, उसे हम लोग कहते हैं पोषक। जिससे खाने से हम लोगों को पौष्टिक आहार मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं पोषक। हमारे भोजन में कुछ पोषक इस प्रकार के हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। तो पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज इत्यादि। और ये सब आता कहाँ से, सब हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हमें यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक अधिक पोषक उपस्थित होता है, यानी कि कौन सा एक अधिक पोषक उपस्थित होता है, जो हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों की सारणी 1.2 में लिखेंगे या देखेंगे, ठीक है। आगे है, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर, सल्फेट, कास्टिक सोडा, विलयनों की आवश्यकता होती है। यानी परीक्षणों को करने के लिए कि ये सब पता कैसे करेंगे कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, इसका प्रयोग के लिए हम लोगों को कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, विलयन की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे करेंगे। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा, विलयनों की आवश्यकता होती है। आपको कुछ प्रणालियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होती है, जिससे हम लोग बूंद डालने के लिए पानी, जिसको ड्रॉप हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 1.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं कि इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास नहीं करना है, मत कीजिए, क्योंकि रसायन जो है हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है, अनुपयोगी होता है, इसीलिए ये करना जरूरी है। यदि आवश्यक है तो विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। अगर विलयन उपलब्ध नहीं है तो शिक्षक को पता होता है इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। और कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड होता है, शर्करा होता है के रूप में होते हैं। मंड और शर्करा के रूप में, स्टार्च के रूप में हम लोगों के जो है शरीर में कार्बोहाइड्रेट काम करता है और पाया जाता है। जैसे कि हम लोग आगे करेंगे, आगे हम लोगों को अभी इसी में करना होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए, जैसे देखिए आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी प्रखनली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। आयोडीन में मिलाया जाता है टिंचर आयोडीन।
कॉपर सल्फेट विलयन को 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन का मतलब मिलता है। ये प्रयोग करके देखना है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। खाद्य पदार्थ में अगर मंड है, मंड किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट का, याद रखिएगा। मंड किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट का। जैसे कि देखिए, मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या नीला या काला हो गया। अगर उसको हम प्रयोग करेंगे तो 2 कलर में आएगा। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। जो अगर नीला और काला होगा ना, आयोडीन के टिंचर के साथ हम 2-3 बूंद मतलब विलयन को डालेंगे, आयोडीन के विलयन को, तो उसका कलर जो हो जाएगा वो नीला काला रंग का हो जाएगा। उसी नीला काला रंग को हम लोग क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मंड, जो हमारे लिए उपयोगी होता है। ठीक है, चलिए आगे करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रयोग करके एक पिक्चर दिया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन पिक्चर, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे है, इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है, और अपने परीक्षण सारणी को 1.2 में लिखने के लिए बोला जा रहा है। ये पहले आप जांच कीजिए फिर उसको लिखिए। ठीक है, अब प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे? वो तो हम लोगों को पता चल गया कि मंड का परीक्षण कैसे करेंगे। एक दो मतलब ड्रॉप हम लोगों को डालना है बूंद से, जो आयोडीन का टिंचर का विलयन होगा उसमें, और उससे पता चलेगा कि उसका रंग बदल जाता है, नीला हो जाता है, तो उसको हम लोग नीले रंग को ही कहते हैं क्या? मंड। ठीक है, अब यहाँ पे है प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन के लिए परीक्षण। तो प्रोटीन के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। बोल रहा है कि अगर हम प्रोटीन का परीक्षण करना है ना, तो कोई ठोस पदार्थ लीजिए है तो उसको चूर्ण बना लीजिए, छोटा छोटा तोड़ दीजिए। उसके बाद खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें। किस में डालना है? साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद डालकर उसे अच्छी तरह हिला दें। 10 बूंद डालने के बाद उसको क्या करना है? पूरी तरह से उसको हिलाकर छोड़ देना है। ठीक है, हिलाना है। आगे है, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि वो ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन मिलाएंगे। देखिए हम लोग इसका जांच करें प्रोटीन का, तो इसमें जो है कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का भी विलयन डालना है। पहले डालना है कॉपर सल्फेट का 2-3 बूंद, और उसके बाद हम लोगों को डालना है कास्टिक सोडा का। ठीक है, अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। और आपने क्या देखा, क्या परख नली का पदार्थ है, वो चीज़ें बताइएगा। ठीक है, देखने के बाद क्या पता चलता है। देखिए इस तरह से प्रोटीन के लिए परीक्षण किया है, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट लेना है प्रोटीन के लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग इसमें करेंगे। जैसे हम ये परीक्षण कर लेते हैं तो बैगनी रंग का हो जाता है। ये हो गया, कारण कौन सा रंग का? बैगनी रंग का हो गया। बैगनी रंग का खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी कि अगर हम कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ को अगर जांच करते हैं कि इसमें प्रोटीन है या नहीं, तो हम लोगों को कास्टिक सोडा इत्यादि मिलाकर उसके 2-3 बूंद विलयन मिलाकर चेक करेंगे, और उसका अगर रंग परिवर्तन हो जाता है, रंग बैगनी रंग का हो जाता है, तो हम लोग जानेंगे कि इसमें प्रोटीन है। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे ही हमें हमारा रंग बदल जाता है, बैगनी रंग का हो जाता है खाद्य पदार्थ, तो वो बैगनी रंग हमारा क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थों के साथ भी दोहरा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब हम लोग करने वाले हैं परीक्षण वसा के साथ। किसके साथ? वसा के परीक्षण। खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। कागज के टुकड़ा में कोई खाद्य पदार्थ ले लीजिए और उसको कूटना है। ठीक है, ध्यान रखें, ध्यान रखने वाली बातें हैं कुछ कुछ।
जिसमें हम आप लोगों को बताते हैं। ध्यान रखना है कि कागज़ जो है ना फट ना जाए, इतना आराम से कूटना है कि कागज़ क्या होगा, फट ना जाए। अब जो है हम लोग कागज़ को सीधा सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे कागज़ को किसी प्रकार के सामने लाएं, या क्या आपको इस धब्बे को होकर आने वाले धुंधला प्रकाश दिखाई दे रहा है? अगर हाँ, कोई धुंधला प्रकाश दिखाई दे रहा है, कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर हम लोग मान लीजिए बिस्किट ही ले लेते हैं, छोड़िए ज़्यादा दिल्ली की जरूरत, एक बिस्किट ले लेते हैं, ठीक है, एक बिस्किट ले लीजिए और इसको कागज़ में मोड़ दीजिए और उसको छूड़िए। थोड़ा देर छोड़ने के बाद जो है उसमें जो तेल वगैरह होगा वो उसके कागज़ पे थोड़ा सा कलर टाइप का आ जाएगा, ठीक है, कलर टाइप का या धब्बा आ जाएगा, तो मान लीजिए ना कि वो वसा है। क्या है? वो वसा है। तो वसा जांच करना है तो आप पता कर सकते हैं कि वसा क्या है। तो वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थों में कभी कभी जल की कुछ मात्रा हो सकती है। जल की क्या होगी? कुछ मात्रा भी हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सूखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थों से कुछ जल आया हो तो जल तो सूख जाएगा, जल तो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, लेकिन इसके बाद की जो धब्बा होंगी, बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना हो रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति नहीं है। अगर है तो तेल टाइप का हो जाएगा, नहीं है तो नहीं हो पाएगा। ये परीक्षण जो है, ये परीक्षण दर्शाता है कि वसा, प्रोटीन तथा मंड सभी खाद्य पदार्थों में ही उपस्थित होता है जिनका आपने परीक्षण किया है। समझ लीजिए, वसा, मंड ये सब खाद्य पदार्थ से ही मिलता है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? हमने 3 पोषकों की सूची बनाई या बताया जा रहा है। जैसे जैसे देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों से हमें क्या आवश्यकता है? तो आवश्यकता क्या है वही बताना है। यहाँ पे देखिए एकदम बहुत अच्छा से दिया हुआ पिक्चर, देखिए सब चीज का है, सब बताएंगे अभी। अब है कि विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करता है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है और ये लाइन आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये लाइन यही है, दोबारा हम दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या प्रदान देता है? ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वसा से भी क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का वो पार्ट्स ही हैं। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से समान मात्रा से हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और ऊपर चलेंगे यहाँ पे, देखिए वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन युक्त, मतलब कार्बोहाइड्रेट भोजन युक्त को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। यानी वसा को और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा देने वाली भोजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ कार्बोहाइड्रेट के स्रोत दिए हुए हैं, जैसे शकरकंद में भी मिलता है, आलू में भी मिलता है, गन्ना में भी, पपीता में भी, तरबूज में भी, आम में भी, मक्का में भी, बाजरा, चावल, गेहूं इत्यादि ये सब जो है आपका फसल का नाम है, खाने योग्य पदार्थ का नाम है। खाद्य पदार्थ ये सब हैं, क्या है? खाद्य पदार्थ। और इसे खाने से कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि, प्रोटीन वगैरह सब चीज़ मिलता है, ठीक है। चलिए आगे, कुछ जो है यहाँ पे दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत, जैसे मूंगफली वगैरह, गिर का तेल वगैरह, बादाम वगैरह इत्यादि, ये सब उपयोगी होता है मनुष्य के शरीर के लिए। अच्छा, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वसा ई कुछ वसा का स्रोत है जिससे हमें वसा प्राप्त होता है। 1.4 में दिया हुआ है। देखिए मछली वगैरह, अंडा, ये सब प्रोटीन, वसा इत्यादि इससे मिलता है, जो जंतु भोजन से प्राप्त होती है। कुछ ऐसे देखिए यहाँ पे पदार्थ का सबका नाम दिया हुआ है, मूंगफली वगैरह, ये सब मूंगफली, चना, मटर, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, ये सबसे प्रोटीन वगैरह मिलती है।
पपीता, गाजर, से सबसे विटामिन मिलेगा आपको। और विटामिन ए का कुछ स्रोत है, क्वेश्चन आता है विटामिन ए का कुछ स्रोतों का नाम लिखें, तो विटामिन ए का स्रोत है पपीता, गाजर, आम। गाजर सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें कैरोटीन पाया जाता है, और ये जो है विटामिन ए की सबसे ज़्यादा मतलब उससे गाजर से मिलता है, जो आई के लिए, आँख के लिए परफेक्ट जानी जाती है। उसके बाद हम लोग विटामिन बी को देख रहे हैं, तो विटामिन बी के लिए गेहूँ हो गया, यकृत हो गया, उसके बाद चावल इत्यादि विटामिन बी के कुछ उदाहरण हैं। उसके बाद है और भी है, प्रोटीन के लिए बताई दिए ये सब, ठीक है। उसके बाद विटामिन सी के लिए, जिसमें खट्टे पदार्थ हो, जैसे संतरा हो गया, टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, मिर्च हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, ये सब क्या है आपका विटामिन सी का स्रोत का उदाहरण है। आगे आगे की प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि अथवा स्वास्थ्य रहने के लिए होती है। देखिए, टूटी फूटी और वृद्धि स्वास्थ्य के लिए हमको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि उपयुक्त होता है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। शरीर को बढ़ाने की काम करती है, शरीर को सुरक्षित रखती है प्रोटीन, ठीक है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन क्या करता है, हमारे रोग होने वाली, जो हमारे बॉडी में रोग होने वाला है, उससे विटामिन क्या करती है, रक्षा करती है। विटामिन हमारी आँख, अस्थि, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करती है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें कुछ को हम लोग प्रमुख रूप से इस प्रकार से नाम है जो हम लोग जानेंगे। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। पहला है विटामिन ए हो गया, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विटामिन अगर नहीं रहेगा तो हम लोग के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, अल्प मात्रा में भी आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा, आँख इत्यादि के लिए स्वच्छता होता है। विटामिन सी बहुत सारे रोग से लड़ने की मदद करता है। और विटामिन डी जो है अस्थियों को, दांतों को मजबूत बनाने में कैल्शियम देता है। विटामिन डी से कैल्शियम मिलती है और हड्डियों को बरियार करता है, आँखों को स्ट्रॉन्ग करने में काम करता है, याद रखिएगा। और विटामिन ए का काम क्या है, हमारी त्वचा, आँख को स्वस्थ रखना। विटामिन सी का काम क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोग से लड़ना। विटामिन डी का काम क्या है, अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम की उपयोगिता को बढ़ाना, हमारे शरीर में काम करता है। विभिन्न विटामिन में भरपूर भोजन चित्र 1.6 से 1.9 में दिखाया गया। वो जो हम आपको चित्र ये दिखाएं, ये सारा चित्र जो है कुछ न कुछ कामों में उपयोग होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट लाइन दिया हुआ है कि हमारा जो शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। और इनको जो है, इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिसमें लोगों में इसकी कमी हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे है कि हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, अल्प मात्रा में होती है खनिज लवण की आवश्यकता। शरीर की उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज मतलब लवणों के कुछ स्रोत 1.0 में दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ है कि अधिकांश खाद्य पदार्थ, देखिए जिनको समझ नहीं आया वो वीडियो को जो है पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, बैक करके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 1.2 में परीक्षणों को लिखते समय इस बात की आवश्यक देखा होगा कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्धि भोजन है। चावल सबसे ज़्यादा, मतलब चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलती है, ठीक है। इन पोषक के अलावा हमारे शरीर की को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। और आहारी रेशें रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे खाने रुक्षांश की पूर्ति मुख्य पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश यानी वृक्ष के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार कुछ ऐसा सब वस्तु है, फसल है जिसे हम लोग खाते हैं। मुख्य स्रोत जैसे साबुत खाना, साबुदाना जो आप लोग खाएंगे वो
दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां, रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन आवश्यक है। इसका रोज हम लोग नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करते हैं, बढ़ाते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है, ठीक है। बिना पचे भोजन जो रुखरा टाइप के मतलब फसल हो, उसे खाने से हमें ये सारी चीज़ें मिलती है। कुछ खनिज जो है, जो लवण है, जो अंडा और दूध से भी प्राप्त होता है, ठीक है। सबका पिक्चर दिया हुआ, पिक्चर से भी आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है जल भोजन में उपस्थित पोषकों की अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यानी कि जल हमें टूटी फूटी जो चीज़ें हैं और ऊर्जा को मरम्मत करने के काम करती हैं। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि अपशिष्ट पदार्थ, गंदा पदार्थ जो मूत्र पसीना के द्वारा बाहर निकलता है, वो पानी का ही काम होता है, ठीक है, बाहर निकालते हैं। हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है, वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध, चाय इत्यादि से भी हमें हमारे शरीर की में जल की पूर्ति होती है। हम जो भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए हम देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है या नहीं। चलिए, यहाँ आ जाएं। यहाँ पे है क्रियाकलाप 3। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल ले लें, इसे छोटे हिस्से में काट लें। क्या ऐसे करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका परीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल, सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? नहीं, तो नींबू वगैरह इस सब में पानी पाया जाता है, जो हमारे शरीर की पूर्ति करता है पानी। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है कुछ सीमा तक, और हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल पूर्ति जल से होती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डाल देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें कर लेते हैं 1.3 का संतुलित आहार। देखिए, संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार करने का मतलब स्वच्छ भोजन जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है। सामान्यतः पूरे दिन जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, और हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल की होना आवश्यक चाहिए, और इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं, जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा हो, जिसे खाने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है दूर हो, ठीक है। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। क्या सोचें कि प्रत्येक वायु के वर्ग लोग एक ही प्रकार के आहार आवश्यक होती है? नहीं। क्या आप ये भी सोचते हैं कि हमारे संतुलित आहार हमारे शरीर के कार्य पर निर्भर करता है? एक ही सप्ताह की अवधि में आप जो जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए और जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं उसमें ये सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं कि नहीं। जैसे कि दालें दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना। किण्वित भोजन दक्षिण भारतीय जैसे कि इडली, आटे का मिश्रण, मिसी, रोटी, थम्पला, अनाज व दाल इत्यादि मिलता है। केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां, इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध तत्वों से भरा है। इसलिए कई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा ले सकता है, यानी कम खाना में भी अपना शरीर को अच्छा रख सकता है। उचित प्रकार के भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है कि हम भरपेट भोजन खाएं, वो पर्याप्त नहीं है। अल्प मात्रा में भी हम लोग पौष्टिक आहार वाले चीज़ों को खाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपने शरीर को संतुलित रख सकते हैं। इसे उचित तरीके से पकाना भी, ताकि इसके लिए आपको शरीर को देखिए पहली एक जानने के लिए कुछ उत्सुक है
क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं? क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, क्यों नहीं होगा भाई, उसको भी संतुलित भोजन चाहिए। पोषक तत्व नष्ट न हो, क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषकों को नष्ट हो जाता है? हाँ, कुछ ऐसे सब्जियां हैं जिसे हम लोग पका कर खाएंगे तो कम पावर मिलेगी, और नहीं पका के खाएंगे तो ज़्यादा कच्चा मिलेंगे। जैसे छिलका उतार दिया, यदि सब्जियों और फलों को धोया तो संभव है कि उनमें से कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियां और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं, और चावल और दाल बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं, इसलिए चावल को भी ज़्यादा धोने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, इसे पचाने में आसानी होता है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी होती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। हाँ, ये सही बात है कि कोई कोई ऐसा भोजन होता है जिसे पकाने से ज़्यादा कच्चे खाने में फ़ायदा होता है। जिसे हम पकाते हैं तो कुछ विटामिन जो है नष्ट हो जाती है। ठीक है? जैसे देखिए, पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। और क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करना चाहिए? बूझो ना, सोचो कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन नहीं है, कच्चा भी सामग्री खाना चाहिए। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरे वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। ऐसा ऐसा क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, राबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर मात्रा वसा युक्त हो खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया, तो क्या बीमारी होगी? हाँ, होगी बीमारी, दम होगी भाई, मोटे हो जाओगे। क्या आप सोचते हैं कि ठीक है? निसंदेह नहीं, इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाने से हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए हानि होगी, हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक है, इसीलिए मोटापा एक कारण बनती है। अगर हमारे शरीर में बाहर की सामानें खाएं, बाहर की वस्तुएं खाएं, समोसा, लिट्टी, मिठाई वगैरह इत्यादि, जिसमें वसा सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, उसे अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमारे शरीर मोटा होने लगेंगे, मोटापा बढ़ जाएंगी। ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे आभावाज्य रोग। आभावाज्य रोग क्या होता है? ठीक है, तो आभावाज्य रोग जो है, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह यदि हम यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित होता, और एक अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक भोजन पोषक के अभावों के कारण होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं अभावज्य रोग। अब क्वेश्चन आएगा, अभावज्य तो वो रोग जो लंबे समय की अवधि से पोषकों के अभाव के कारण, पोषकों की कमी के कारण, भोजन की कमी के कारण होती है, उसे अभावज्य रोग कहते हैं। उसके बाद है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि अवरुद्ध होना, यानी कि वृद्धि रुक जाएगी अगर प्रोटीन शरीर में नहीं लेंगे तो। चेहरे पर सूजन आ जाएगा, फूला हुआ लगेगा, बालों के रंग रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पेचिश आदि इत्यादि, ये सब प्रोटीन की कमी के कारण हो सकती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी। अगर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट शरीर में व्यक्ति को नहीं मिले तो पूरी तरह से जो है उसका वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा, मतलब एकदम कमजोर हो जाएगा। विभिन्न विटामिनों में और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा कृतियां हो सकती है। इनमें से कुछ सारणी 1.3 में दिया हुआ है। अविभाज्य का सभी अविभाज्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। अगर आप संतुलित आहार लेते हैं तो हमारे शरीर में रोगों की क्षमता कम हो जाएंगे। ठीक है,
इन अध्यायों में हमने स्वयं यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्र से हमें इतनी अधिक विविधता होते हुए आहार में पोषक तत्वों विवरण सामान्यतः यह वितरण हमारे भोजन की आवश्यकता पोषक तत्वों की अनुपस्थिति में होती है, सुनिश्चित है। यानी कि हमें अगर बचना है तो स्वस्थ भोजन करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग, इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। देखिए विटामिन ए, ये क्षीणता और दृष्टिहीनता होती है। क्षीणता दृष्टिहीनता कहने का मतलब ये अभिभाज्य रोग है, अभाज्य रोग है जो कि मतलब विटामिन ए की कमी से होती है, जिसमें आपका लक्षण ये होता है कि कमज़ोर दृष्टि हो जाएगी, देखने की पावर आप में कम हो जाएगी, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी जो है पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसीलिए विटामिन ए की मात्रा अपने शरीर में पौष्टिक के लिए बहुत ज़्यादा लेना बहुत ज़रूरी होती है। विटामिन बी1 बेरी बेरी से लिया जाता है। दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी होती है, काम नहीं कर पाइएगा, आपकी पेशियां दुर्बल हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, इसे हम लोग कहते हैं विटामिन 1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में खून निकलना, घाव वगैरह, दांत वगैरह में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, घाव अगर हो गया तो समय से नहीं भर पा रहा है तो वो आपकी विटामिन सी की कमी है। इसीलिए विटामिन सी के लिए सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है, आंवला आप खा सकते हो, ठीक है। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन बी1 बेरी बेरी है, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी जो है रिकेटस है, रिकेटस है अस्थियों का मुलायम होकर मुरझाना, ये रिकेटस की कमी होती है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा विटामिन डी की मात्रा जो है सूर्य के प्रकाश से मिलता है, इसलिए विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। कैल्शियम अस्थियां और दंत क्षय होता है, यानी कि हमारा हड्डी जो है उस कमज़ोर हो जाएगी, दंत यानी दांत जो है हमारी कमज़ोर हो जाएगी, कमज़ोर अस्थियां और दंत क्षय हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, जिसको हम लोग वाइटर रोग के नाम से भी जानते हैं, तो आयोडीन की कमी से क्वेश्चन आएगा, आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है, तो घेंगा रोग। लोहा की कमी से अरक्तता होती है, एनीमिया, अरक्तता की, जिसको हम लोग कमजोरी कहते हैं, बहुत कमजोर हो जाएगी। अब कुछ इधर इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, देखिए प्रमुख शब्द जो संतुलित आहार है वो उसका नाम है, ये चीज़ें आपके भोजन में होनी चाहिए। संतुलित आहार में बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रक्षांश, चर्बी इत्यादि, विटामिन डी या मंडे। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट दिया हुआ है एफ करके, जिसको हम लोग कहते हैं सुदृढ़ता या 45 संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन, यानी यह FSSAI मानकों के अनुसार दृढ़ खाद्य पदार्थों का लोगों खाद्य पदार्थों के दृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि भोजन जैसे चावल, तेल, गेहूं, दूध, नमक प्रमुख विटामिन और खनिजों को मिलाकर उसके तत्वों को उत्तम बनाता है। ये 45 जो है आपका वेरीफाई करता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ लिया। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट लाइन है जो हम आप लोगों को दिखाते हैं, सारांश के हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा कि भोजन हमारे भोजन मुख्य रूप से पोषक तत्वों के नाम से जाना जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण में अत्यधिक भोजन में आहार रेशे की तरफ आ जाती है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट, वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से भोजन में ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये सारे चीज़ें जो है आपको 5 गो पॉइंट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छा लगा तो कल हम लोग मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के लिए यही होगा कि विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी रोग होता है, अंधेरे में आप लोग नहीं देख सकते हैं, यानी कबो कबो रात दिन को कभी भी आपको दिखाई नहीं देगा। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की स्कर्वी, विटामिन डी सिकेटस, विटामिन सी कैल्शियम और दंतश, आयोडीन की कमी से घेंगा या ग्वाइटर रोग इत्यादि। ये तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट लाइन है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट चैप्टर में